हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप मजे में होंगे। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। साथ में बने रहिएगा ताकि हम सब मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आसानी से समझ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से ज्यादातर लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपके लिए फ्री है, लेकिन उससे मुझे अपने काम को यूट्यूब एल्गोरिथम में आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। प्लीज बच्चों, इसको वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं लास्ट में बोलता हूं लेकिन तब तक आप शायद वीडियो बंद कर देते हैं, इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूं, जरूर से कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ आज तो कमेंट जरूर करना। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आपको फेराडेज एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। एनिमेशन के थ्रू हम उसे प्रॉपरली समझेंगे और फिर करेंगे भी। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो को बंद मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था, अगर एक एरिया है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार जा रही है, पास हो रही हैं, तो उसे हम फ्लक्स बोलते थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक ऐसे ही अगर किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास होती हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली, यानी सरफेस में परपेंडिकुलर। तो यहां पर एरिया के साथ डायरेक्शन आ जाती है, इसीलिए हम यहां पर जो एरिया को कंसिडर करते हैं वो एक वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। याद रखिएगा, यहां पर एरिया को एरिया वेक्टर माना जाता है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक एरिया है, अभी इसका अगर आप एरिया वेक्टर देखो, एन कैप इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो थीटा इस केस में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया ऐसे इंक्लाइंड है तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी, दोनों के बीच में एंगल थीटा आ जाएगा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट या एरिया का कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट को ले सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आनी है। तो b cos थीटा इंटू ए, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा बी ए cos थीटा या b डॉट ए। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? हमें कैसे पता? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, लेकिन फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट से मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो था ओपन सरफेस का फ्लक्स। अगर हम बात करें क्लोज सरफेस के लिए, मान लीजिए ये एक ऐसा क्लोज सरफेस है बड़ा सा, तो यहां पर पूरे का फ्लक्स आप एक साथ नहीं निकाल सकते। वजह मैं बताता हूं, देखो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ऐसे यहां पर। ठीक है, तो आप ही देखिएगा कि अभी हम क्या करेंगे। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब मैं इनके छोटे छोटे पैचेस ले लेता हूं, स्मॉल एरिया एलिमेंट जिन्हें हम बोलते हैं डी ए, यहां पर ले लेते हैं और एक यहां पर भी ले लेते हैं। अब अगर मैं इनके एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, एंगल थीटा 1, यहां पर बनाऊं थीटा 0, यहां पर बनाऊं थीटा 2। ठीक है ना, तो ये तो अलग अलग हो गया इस केस में। तो हम यहां पर सिंगल एरिया नहीं निकाल सकते, मतलब पूरे का एक साथ नहीं निकाल सकते, हमें छोटे छोटे एरियाज के छोटे छोटे फ्लक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम ऐसे केस में डी फाई लिखते हैं इक्वल्स टू बी डॉट डी ए, ये छोटा सा फ्लक्स हो गया। और अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो फाई, तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ डी फाई, तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर मैं ये एरिया देखूं तो जो इसका एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा, और इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता है। और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो यहां पर जो हमारे पास फ्लक्स आ रहा है, यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव होगा। तो आप याद रखिएगा, ये आउटवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
तो आउटवर्ड फ्लक्स को लिखा जाता है पॉजिटिव। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है सरफेस में, इसे बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स। तो आप याद रखिएगा, जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है ये आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड फ्लक्स को इसलिए लिया जाता है पॉजिटिव, और ये इनवर्ड फ्लक्स है तो आपको याद रखना है इनवर्ड फ्लक्स जो होता है वो बन जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमारे पास छोटे से क्लोज्ड एरिया होता है तो उसका छोटा एरिया एलिमेंट का स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं और फिर उसके बाद उसका उठा करके कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस 2a माइनस 1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस 2a माइनस 1। याद रखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट्स होती हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी एसआई में यूनिट होती है वेबर, सीजीएस में यूनिट होती है मैक्सवेल। कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत आसान है भाई, देखो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एसआई ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी टेस्ला, एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर तो बन जाएगा 1 वेबर। सीजीएस ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होती है गॉस, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा 1 वेबर मैक्सवेल। ठीक है, तो ये हमारे पास वेबर और मैक्सवेल के, इनको डिफाइन भी कर लेते हैं सेम वही तरीका। अगर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, कितने एरिया में से पास हो रही है 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, तो 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से मैक्सवेल की बात करें तो 1 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बन जाएगा 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, ये डिफाइन करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, सारी वैल्यूज को यूनिट 1 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब इनके बीच का रिलेशन देखिए, जो टेस्ला होता है वो 10 की पावर 4 गॉस होता है, जो मीटर स्क्वायर होता है वो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो बन जाएगा 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन याद करो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर था? मैक्सवेल के, तो बन जाएगा 1 वेबर इक्वल्स टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ये इंटर कन्वर्जन में काम आ सकता है, अगर न्यूमेरिकल में इंडिविजुअली अलग से नहीं पूछा जाता ये, लेकिन हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको इसका यूज करना पड़ जाए। आई होप यहां तक क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की। मैं आपको समझा चुका हूं पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है, जब थीटा एक्यूट हो। यहां पर इनवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना, देखिए यहां पर अगर ओपन सरफेस है तो थीटा 0 पॉजिटिव फ्लक्स, थीटा 180 नेगेटिव फ्लक्स। क्लोज सरफेस के लिए मैं बता चुका हूं। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसको समझें। अगर आपके पास मान लीजिए एक कॉइल है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने बल्ब लगा रखा है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहां पर इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास मूव करता हूं तो आप ऑब्जर्व करोगे इस बल्ब के अंदर, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे इस बल्ब के अंदर, देखो यहां पर आप देख रहे हो बल्ब जल रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। अगर मैं इस मैग्नेट को इसके आर पार लेके जा रहा हूं, है ना, इसका मतलब जब मैं, अब ध्यान से देखो, ये जो बाहर कंपास बने हुए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहे हैं। देखो अगर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो ये कंपास की पोजीशन बदल रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ, एक वोल्टेज, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है तो आप कहेंगे सिंपली, जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर किसी कॉइल के साथ लिंक्ड, तो उस कॉइल के अंदर, उस सर्किट के अंदर एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है, और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट की। तो फैराडे के बच्चों हम लोगों को 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं और इसके बेसिस पर हम कंक्लूजन निकालेंगे, और वो जो कंक्लूजन हम समझेंगे वो हमारे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस बनेगा, जिसमें हम फैराडे के लॉ भी सीखेंगे और एक लेंजेस लॉ भी सीखेंगे। तो उसका बेस ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप इन एक्सपेरिमेंट्स में साथ में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है,
क्योंकि मैं ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपको समझाऊंगा और फिर करके भी देखेंगे, क्योंकि करने से हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है रादर देन केवल रटने से। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें एक स्टेशनरी कॉइल ली और एक मैग्नेट को मूव किया। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें स्टेशनरी कॉइल ली और मैग्नेट को मूव किया गया। ठीक, तो चलिए समझते हैं। उसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था, ये आपके पास कॉइल है और ये मैग्नेट है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास कॉइल हो गई और ये हमारे पास मैग्नेट हो गई। हमने इसका एक्सेस लॉक कर दिया। ठीक है, तो अभी एक ही एक्सेस पर मूव करेंगे। तो अब देखना, नोटिस करना, मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं फील्ड मीटर से। ठीक है, ये जो यहां पर कॉन्सेप्ट, ये मीटर लगा देते हैं हमने, यहां वोल्टेज मीटर लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस मैग्नेट को मूव करूंगा। देखो, आप नोटिस करना, नीडल जो है वो हिल रही है। देखो, मैं पास लेके जा रहा हूं तो इधर को जा रही है, दूर लेके जा रहा हूं तो उधर जा रही है। देखो ध्यान से देखना दोबारा से, पास लेके आ रहा हूं तो इधर जा रही है, दूर लेके जा रहा हूं तो उधर जा रही है। यानी करंट अपनी दिशा बदल रहा है, मैग्नेट के पास आने और दूर जाने में करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब नोटिस करना, देखो क्या ऑब्जर्व किया, डिफ्लेक्शन बढ़ गया है ना। अब मैं इसे दूर लेके जाता हूं, देखो डिफ्लेक्शन पहले से ज्यादा है। देखो देखो, है ना। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कम करता हूं, देखो देखो डिफ्लेक्शन कम है, उसी स्पीड से मूव कर रहा हूं मैं, देखो डिफ्लेक्शन कम है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता हूं तो आप ऑब्जर्व करो, डिफ्लेक्शन ज्यादा है। इसका मतलब ये मैग्नेट कितनी स्ट्रांग है इस पर ये बात डिपेंड करती है, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह से चेंज हो रही है। तो यहां पर हो क्या रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो, जब मैं मैग्नेट को इसके आर पार मूव कर रहा हूं, इसके पास लेके जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, इस पूरे खेल में हो क्या रहा है, इस पूरे खेल में इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है। इस कॉइल के साथ लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो देखो, इधर नॉर्थ पोल पास आया तो इधर, नॉर्थ पोल दूर गया तो इधर, पास आया इधर, दूर गया इधर। तो करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, आप ऑब्जर्व करो, इसके साथ लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है। इसीलिए इसके अंदर इंडक्शन हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये था फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है सबको? अब इसमें एक और चीज करके देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं कॉइल के अंदर तो क्या होता है, देखते हैं जरा। देखो, अरे बाप रे, तो करंट बहुत ज्यादा आ गया। देखो, इसका मतलब क्या है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दें तो ऐसा करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाया जा सकता है। याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये आगे काम आएंगे। कहां पर? जब हम जनरेटर सीखेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन डायरेक्टली आएगा, यानी ज्यादा टर्न से आप ज्यादा वोल्टेज बना सकते हो। गॉट इट? इसी तरीके से अगर मैं इसका एरिया बढ़ा कर दूं, देखो मैंने अब इस कॉइल का एरिया बढ़ा दिया, देखते हैं अब क्या होता है। अरे बाप रे, देखो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? देखो, और एंड तक जा रहा है ना। मैं उसी स्पीड से मूव कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप एरिया भी बढ़ा देते हो तो भी आप ज्यादा ईएमएफ वोल्टेज को इंड्यूस कर सकते हैं। यह था फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट की। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने अब की बार मैग्नेट को फिक्स कर दिया और कॉइल मूव करी। वो भी करके देखते हैं, चलिए लेट अस सी। अब हमने क्या कर दिया, अब हम मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं। अब हम मैग्नेट को इधर ले आए और कॉइल हमने इधर ले ली। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये हमारी मैग्नेट है और ये हमारी कॉइल है। ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉइल को मूव कर रहे हैं। देखो, ये देखो, देख रहे हो ध्यान से, ये देखो दिख रहा है। तो जब हम कॉइल को मूव कर रहे हैं, मैग्नेट के पास ला रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, पास ला रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही इसके अंदर हमें करंट या वोल्टेज की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो ये था फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट। इसमें भी कारण क्या मिला? कारण मिला जब भी कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट को। थर्ड एक्सपेरिमेंट में
देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, आप नोटिस करो, जब मैं कॉइल को तेज मूव कर रहा था तो करंट ज्यादा बन रहा था, ईएमएफ ज्यादा बन रहा था। देखो ये भी आप चेक कर सकते हो, कॉइल यहां रख ली हमने। अब ध्यान से देखना, अब मैं पहले मैग्नेट को मूव कर रहा हूं धीरे, देखो आराम से मूव कर रहा हूं, कम हिल रहा है ना। अब मैं इसी मैग्नेट को यहीं से देखो तेजी से मूव कर रहा हूं, धीरे लेके जा रहा हूं, करंट कम, धीरे लेके जा रहा हूं, करंट कम, और धीरे लेके जा रहा हूं और करंट कम, तेजी से लेके जा रहा हूं, देखो करंट ज्यादा। यस और नो? इसका मतलब आप जितनी तेजी से मूव करोगे मैग्नेट को उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स का रेट ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो केवल फ्लक्स चेंज के ऊपर नहीं, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से एक कंक्लूजन निकलता है। अब आते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट में। थर्ड एक्सपेरिमेंट में अब हमारे पास दोनों कॉइल्स स्टेशनरी, अब कॉइल्स मूव नहीं हो रही हैं। अब हमने क्या किया, अब कॉइल्स को स्टेशनरी कर दिया। तो चलिए ये भी देखते हैं। अब हमने दो कॉइल्स ले ली, ये वाली कॉइल्स, ठीक है, ये हमने दूसरी कॉइल ले ली यहां पर, ठीक। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, आप ऑब्जर्व करना ध्यान से। ये पास में रखी गई दूसरी कॉइल है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल इसके पास रखी है। अब मैं इन कॉइल्स को मूव नहीं करूंगा, आई एम नॉट मूविंग दीज, मैं इनको बिल्कुल भी मूव नहीं करूंगा। ये देखो ये यहां पर आपस में रखी है पास, मैंने मूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देखना, अब मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूं, लूप एरिया भी इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, ये हमने इंक्रीज कर दिया। अब हम यहां पर लगा रहे हैं एक बैटरी 10 वोल्ट की, सिंपल बैटरी है। ऑब्जर्व करना ध्यान से कि क्या होगा। मैं इसकी वोल्टेज को 0, फिर स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन, देखो मैं क्या कर रहा हूं, स्विच ऑफ स्विच ऑन, देखो स्विच ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, देखो सिर्फ जब ऑन कर रहा हूं तब, उसके बाद बंद हो जा रहा है। देखो 0 किया, जला और बंद हो गया, ऑन किया, जला और बंद हो गया। ऐसा क्यों? कारण है यहां पर जब मैं इसको ऑफ कर रहा हूं इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्यों? करंट मैक्सिमम से 0 आ रहा है। जब मैं ऑन कर रहा हूं फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्यों? करंट 0 से मैक्सिमम आ रहा है। तो केवल उसी दौरान फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए सिर्फ तब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यह था फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब अगर मैं इस डीसी की जगह इसमें एसी सप्लाई लगा दूं तो आप ऑब्जर्व करोगे ये कंटिन्यूअसली, देखो ऑन ऑफ ऑन, देखो क्यों फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने, देखो तेजी से हो रहा है। इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, देखो देख रहे हो आप? तो ये जो हम देख रहे हैं बच्चों, ये एक्चुअली में वर्किंग प्रिंसिपल है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल, एक ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। एक कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स चेंज होता है, दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसे पढ़ेंगे आगे चल करके, इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मर में काम करता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर आगे जब पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये था हमारे पास फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब इन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकले वो समझते हैं हम लोग। देखिए पहला कंक्लूजन था, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit changes and an EMF and hence an induced current is set up। जब भी एक कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर एक EMF और करंट पैदा हो जाएगा, पहला कंक्लूजन। दूसरा, द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, याद करो मैग्नेट तेजी से मूव किया था, ज्यादा ब्राइटनेस आई थी बल्ब के अंदर, ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ था। तो वो जो तेजी से मूव करना था और धीरे मूव करना था, वो क्या बदल रहा था? फ्लक्स तो दोनों केस में बराबर चेंज हो रहा था। यहां मान लो 0 था, यहां मैक्सिमम था, तो मैं 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 ही कर रहा था, वही कर रहा था। फर्क क्या था? तेजी से करने में वो फ्लक्स जल्दी चेंज हो रहा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा था। तो यहां पर तो दूसरा कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि अगर आप हायर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रखते हैं तो जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा वो भी ज्यादा आता है, और अगर आप लोअर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रखते हैं तो वो कम हो जाता है। आई होप आपको बच्चों ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। साथ ही में कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं रेगुलर अपनी वीडियोस बना पाऊँ। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद।